दोस्तों नमस्कार। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य का वध करने के लिए झूठ फैलाया कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य को इस पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर ये बात कहेंगे तब वो मानेंगे कि ऐसा हुआ है। युधिष्ठिर आए और उन्होंने अश्वत्थामा मारा गया जोर से कहा, और जब धीरे से कहा किंतु हाथी, तो श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया। ये एक प्रोपेगेंडा था। यानी महाभारत काल से लेकर के आज तक सियासत में प्रोपेगेंडा का एक बड़ा रोल है। प्रोपेगेंडा एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल आम आदमी से लेकर ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं तक सब करते आए हैं। आखिर क्या है प्रोपेगेंडा? आज हम इस पर बात करेंगे। हिटलर के प्रचार मंत्री गोएबल्स का कहना था कि सत्य राज्य का विरोधी होता है, और एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो जनता की नज़र में वो सच हो जाता है, जनता उसे सच मानने लगती है। गोएबल्स हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, और उसकी ये थ्योरी कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है, दुनिया भर में पढ़ाई जाती है। हमारे देश के नेताओं ने इस पर कुछ ज़्यादा ही अमल किया है। यूं तो प्रोपेगेंडा का सबसे बड़ा खिलाड़ी अमेरिका है। वो रातों रात चंद सेकंडों में पूरी दुनिया में कुछ भी झूठ फैला सकता है, अपने हिसाब से जनमत तैयार कर सकता है। वो इराक और अफगानिस्तान पर हमला करने के बाद ये साबित कर सकता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। उसने न्याय स्थापित करने के लिए ऐसा किया है, जबकि ये किसी से छुपा नहीं है कि अमेरिका जब अफगानिस्तान और इराक में हमला करने के लिए गया तो वो अपने साथ प्रोपेगेंडा फैलाने वालों की पूरी फौज लेकर गया। उसकी ज़रूरतों के हिसाब से, उसकी मंशा के हिसाब से लाइव कवरेज पूरी दुनिया में दिखाई गई, और ये जनमत तैयार किया गया कि वाकई में अमेरिका न्याय व्यवस्था कायम करने के लिए इन दो देशों में गया था, वहाँ की जनता को मुक्ति दिलाने के लिए वहाँ पर गया था, जबकि ये अर्ध सत्य था। प्रोपेगेंडा यानी अर्ध सत्य। प्रोपेगेंडा यानी किसी विचार या नारे को बार बार दोहराना, किसी विचार के पक्ष या समर्थन में बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम बताना। अपील टू अथॉरिटी, आम जनता को किसी दूसरे का डर दिखाना। अपील टू फियर, ऐसा प्रचारित करना कि अधिकांश लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप भी कीजिए। बैंडवैगन। और प्रोपेगेंडा के हथियार का इस्तेमाल न केवल सियासत में बल्कि विज्ञापन में भी दमदारी से किया गया। आम लोग विज्ञापन देखने के बाद गलती से सोचने लगते हैं कि अगर उन्होंने भी इस उत्पाद का इस्तेमाल किया, इस साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल किया, तो वह खूबसूरत हो जाएंगे, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। आपने लिरिल साबुन के उस विज्ञापन को तो देखा ही होगा, जिसमें एक लड़की नहा करके बाहर निकलती है और लिरिल से नहाकर बाहर निकलती है और फ्रेशनेस महसूस करती है। एक ऐसे देश की आधे से ज़्यादा आबादी जो गरीबी की रेखा के नीचे जी रही हो, गरीबी की रेखा के आसपास जी रही हो, जो कोरोना जैसा संकट आने के बाद सड़कों पर निकल पड़ी हो, 2 वक्त की रोटी जिसको नसीब नहीं हो रही हो, क्या उसको इस विज्ञापन को देख करके कोई ताजगी आ सकती है? क्या लिरिल साबुन से नहा करके उसके जीवन में कोई ताजगी आ सकती है? ये एक प्रोपेगेंडा है, ये झूठ है, ये असत्य है। यही प्रोपेगेंडा है। इस प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल सत्ता पक्ष और विपक्ष बड़े पैमाने पर करते आ रहे हैं, और पिछले 1 दशक में भारत की राजनीति में प्रोपेगेंडा की भूमिका बढ़ी है। प्रथम विश्व युद्ध में प्रोपेगेंडा का खूब इस्तेमाल हुआ। शुरुआती दौर में युद्धों में प्रोपेगेंडा किया जाता था जीत हासिल करने के लिए, और 19वीं शताब्दी के बाद से 21वीं शताब्दी तक इसका इस्तेमाल विभिन्न देशों की सरकारों ने, विभिन्न देशों के सियासी दलों ने अपने हक में जनमत तैयार करने के लिए अपने अपने अंदाज में किया है।
अपने अपने ढंग से किया है। प्रोपेगेंडा के इस हथियार को फैलाने में सबसे बड़ी भूमिका रेडियो के आविष्कार ने निभाई है। रेडियो जब आया तो ये संभव हुआ कि बड़े पैमाने पर कोई किसी कोने में बैठा हुआ कोई शख्स बड़े पैमाने पर जनता तक अपनी बात पहुंचा सके। रेडियो के बाद टेलीविज़न का आविष्कार हुआ तो ये एक कदम और आगे की बात थी। टेलीविज़न को इसलिए बुद्धू बक्सा भी कहा गया। टेलीविज़न की पहुंच लोगों के बेडरूम तक हुई और टेलीविज़न के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ शख्स अपने हिसाब से कुछ भी चीज़ें फैला सकता है, जनमत तैयार कर सकता है। अलेख पद्मसी ने एक बार कहा था कि जब लोग किसी वस्तु के ग्राहक बनते हैं तो वो तर्क से कम भावना से ज़्यादा बनते हैं। यानी जब लोग टेलीविज़न और रेडियो के ग्राहक बन जाते हैं, जब टेलीविज़न और रेडियो लगातार देखने लगते हैं, तब वो भावनाओं से संचालित होने लगते हैं। वो तर्क शक्ति का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं और फिर जैसा विचार उनके मनोमस्तिष्क में स्थापित किया जाता है वैसा वो मानने लगते हैं। हाल के सालों में इंटरनेट के आविष्कार ने इसको और ज़्यादा वैश्विक विस्तार दिया है। पूरी दुनिया को एक गांव में बदल दिया है। वेब माध्यमों के जरिए कोई भी ताकत किसी भी मुद्दे को वैश्विक मुद्दा बना सकती है। भौगोलिकता की, देशों की सारी सीमाओं का वेब माध्यमों ने उल्लंघन कर दिया है और एक दुनिया को छोटे से गांव में तब्दील कर दिया है। कोई भी सूचना, ट्रंप जब चाहें कोई भी सूचना पूरी दुनिया में बड़ी आसानी से सेकंडों में फैला सकते हैं। ठीक उसी तरह से भारत में बैठा कोई भी सत्ताधीश अपनी मंशा के हिसाब से किसी भी विचार को रातों रात फैला सकता है, रातों रात अपने हक की बातों को दुनिया के हक की बात साबित कर सकता है और ये कई बार हमें देखने को भी मिलता है। और एक तबके के प्रति बड़े तबके में दहशत पैदा की जाती है और ये कहा जाता है, ये डराया जाता है, ये दिखाया जाता है कि अगर उनके खिलाफ आप एकजुट नहीं हुए तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यही प्रोपेगेंडा है। इसी प्रोपेगेंडा को समझने की आज ज़रूरत है। सियासत का ये प्रोपेगेंडा हमने यूपी के बस प्रकरण में भी देखा, जब सरकारों ने और विपक्षी दलों ने सिर्फ बसों को चलाने और ना चलाने पर 3 दिन बहस की। पूरे देश के टेलीविज़न चैनल्स ने इस पर पक्ष विपक्ष में बहस की, लेकिन लोग, मजदूर सड़कों पर पैदल चलते रहे, वो मरते रहे, उनके पाँव में छाले पड़ते रहे और वो रात दिन जूझते हुए पैदल सड़कों पर निकलते रहे। लेकिन सरकार हो या विपक्षी दल हो, वो ये तय नहीं कर पाए कि क्या होना चाहिए। कहा तो ये भी जा रहा है कि अब तक पिछले कई सालों से जिस तरह से बीजेपी प्रोपेगेंडा के हथियार का इस्तेमाल करती आई है, पहली बार कांग्रेस के जाल में वो फंसी और कांग्रेस ने एक प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया। बसों का एक इशू लेकर के वो आए, बसों के इशू को प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया उन्होंने और पूरे इस कोरोना काल में बसों के ऊपर 3 दिन तक बहस चलती रही, लेकिन ये तय नहीं हो पाया कि क्या होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है मित्रों कि एक ऐसे दौर में जब दुनिया में विज्ञान की तरक्की हो रही है, तब जब विज्ञान को आम आदमी के हितों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए था और उसके जीवन में खुशहाली आनी चाहिए थी, तब दुनिया के मुट्ठी भर लोगों के लिए उस विज्ञान का इस्तेमाल किया जा रहा है। समस्त वैभव, संपन्नता, धन मुट्ठी भर लोगों के लिए सिमट कर रह गया है और आम आदमी को प्रोपेगेंडा के जरिए बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है और सियासत करते हुए उसकी वोटों का इस्तेमाल किया जाता है। कभी भी पिछले दशकों में हम देखें तो कभी भी बेरोजगारी बड़ा मुद्दा नहीं बन पाती। इस समय देश में बेरोजगारी की दर 24% तक चली गई है। बेरोजगारों की फौज को हम गांव-गांव में दौड़ते हुए देखते हैं, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। एजुकेशन को लेकर के कभी मुद्दा नहीं बनता है, कभी इस देश की स्वास्थ्य सेवाएं मुद्दा नहीं बनती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल कोरोना काल में हम देख रहे हैं, किस तरह से हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के चेहरे पर पड़ा हुआ नकाब कोरोना ने उतार करके फेंक दिया है। कैसे अस्पतालों के भीतर लोग मर रहे हैं, उनको इलाज नहीं मिल रहा है, कैसे पूरा सिस्टम, हेल्थ का पूरा सिस्टम कोलैप्स करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कोरोना ने बताया है। अगर कोरोना महामारी नहीं आई होती तो स्वास्थ्य सेवाओं की ऊपर पड़ा हुआ यह पर्दा शायद पड़ा ही रहता। यानी एक ऐसे दौर में
जब इस देश के लोगों की सेहत पर राजनीति होनी चाहिए, जब इस देश के लोगों की शिक्षा पर राजनीति होनी चाहिए, जब इस देश में गरीबी पर बहस होनी चाहिए, जब इस देश में गांवों की तरक्की पर बहस होनी चाहिए, जब इस देश में तबाह होते इकोसिस्टम पर बहस होनी चाहिए, एक ऐसे दौर में बहस हो रही है प्रोपेगेंडा पर, ऐसे फेक इश्यूज पर, ऐसे फेक मुद्दों पर बहस हो रही है जिनका कोई मतलब आम आदमी की ज़िंदगी से नहीं है, आम आदमी की रोजी रोटी से नहीं है। डेवलपमेंट का जो मॉडल हमने इस देश में अख्तियार किया है उसी का नतीजा है कि इतने बड़े पैमाने पर लोग 1 महीने के लॉकडाउन में इस स्थिति में आ गए कि उनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है। उन्होंने मर जाना बेहतर समझा, उन्होंने बीमारी से लड़ना बेहतर समझा, बजाय इसके कि वो घरों में बंद रह करके भूख से लड़ते। क्या भूख इस देश में मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्या गरीबी बेरोजगारी मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्या हेल्थ सिस्टम मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्या प्रोपेगेंडा मुद्दा होना चाहिए? क्या काला धन इस देश में मुद्दा होना चाहिए, जिसको कभी हमारी सरकारें ठीक से एस्टिमेट करके बता तक नहीं पाई, जिसको हमारी सरकारें आज तक ला नहीं पाई, जिसको लाने की हैसियत उनकी नहीं है, जिसके बारे में लगातार बहस करके प्रोपेगेंडा किया जाता है? क्या ऐसे मुद्दे होने चाहिए? क्या एक खास तबके के लोगों के प्रति डर पैदा करने की सियासत देश में होनी चाहिए, या इस देश में धार्मिक स्थलों को लेकर के सियासत होनी चाहिए? हम देख रहे हैं कि आज सारे धार्मिक स्थल बंद हैं, सभी धर्मों के धार्मिक स्थल बंद हैं लॉकडाउन में, कहीं पूजा पाठ नहीं हो रहा है, लोग अपने घरों में कर रहे हैं, कोई धार्मिक यात्राएं नहीं हो रही हैं, सड़कों पर धर्म के नाम पर सैलाब नहीं चल रहा है, कहीं भी कोई चीज़ प्रभावित नहीं हो रही है, लोग ईश्वर की आराधना अपने हिसाब से कर रहे हैं, जो जिसको मानता है कर रहा है, उनके पूजा पाठ में कोई विघ्न नहीं हो रहा है। कहीं से पूरे देश में ये आवाज़ नहीं आई है कि धर्म स्थल बंद हो गए हैं तो बहुत ही गलत हो गया है और नहीं होना चाहिए। यानी जब लोगों की ज़िंदगी में इतनी अहमियत है इन चीज़ों की और वो समझते हैं, तब धार्मिक मुद्दों को इशू बनाया जाता है, तब धर्मस्थलों को इस देश में इशू बनाया जाता है। तो मित्रों, आज इस पर सोचने की ज़रूरत है। कोरोना का यह संकट इस मायने में भी महत्वपूर्ण है, इसने कई अव्यवस्थाओं के चेहरे पर पड़ा हुआ नकाब नोच करके फेंक दिया है। इसलिए हमें आज सच देखने की ज़रूरत है, हमें प्रोपेगेंडा को समझने की ज़रूरत है, किन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए और किन पर नहीं होनी चाहिए, ये हमें आज तय करने की ज़रूरत है। अगर हम ये तय नहीं करेंगे तो कभी भी इस देश में आम जनता की ज़िंदगी के मुद्दों पर सियासत नहीं हो सकेगी। इसलिए विचार कीजिए और तय कीजिए कि क्या करना है।